नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनातुली। दर्शकों, सपने हर इंसान देखता है और उन्हें पूरी करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसके हर सपना पूरा हो। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने सपने भी देखे और उन्हें साकार भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले उनका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं बात करूं मैम के बारे में तो आप 33 साल का शिक्षण में आपका दायित्व यहाँ पे रहा है। साथ ही अगर बात करें, इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया है। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। यही एक वजह है कि आज ये इस मुकाम तक पहुँच पाई हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में DSW एकमात्र महिला उस पद में भी एक कार्यरत रही हैं। इसी के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। लगभग 50 से ज़्यादा शोध पत्र इनके प्रकाशित हो चुके हैं और ये अभी कई शोध समितियों की सदस्य भी रह चुकी हैं। मैम, ये आपका जो परिचय है बहुत कम है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से ये आपका मैंने परिचय दिया है, इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया? मोहिता, ये एक ऐसी जर्नी होती है महिला की विशेषकर, जिसमें यदि परिवार का, समाज का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो तो ये सब संभव नहीं होता है। तो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ही मैं ये खुश नसीब हूँ कि जब भी कोई महिला कुछ करती है तो मेरा ये मानना होता है कि उसके पिता का, उसके पति का उसमें बहुत योगदान होता है। माँ तो चाहती है, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि यदि इसमें आपके जो पुरुष सहयोगी हैं पिता के रूप में और पति के रूप में, यदि वो आपको हेल्प ना करें, आपको सहयोग ना करें, तो मुकाम पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार मैंने ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया में भी लिखी हैं, जब हिमा दास विश्व चैम्पियन बनी एथलीट में और साक्षी मलिक ने ओलंपिक में मेडल जीता और साइना नेहवाल अपनी जगह हैं। जितने भी लोग हैं जो महिलाएं मुकाम तक पहुंचती हैं, उसमें हम सब का दायित्व बनता है कि उनके पिता को, उनके पति को, उनके जो भी पुरुष सहयोगी हैं, उनको भी हमें बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वो आपने दंगल पिक्चर देखी, उसमें पिता तैयार है पूरे समाज की क्रिटिसिज्म सुनने को। समाज बहुत कुछ कह रहा है कि अब बेटियों को पहलवान बनाएगा, समाज में मुंह कैसे दिखाएगा। वो पिता तैयार हो जाता है, वो कहता है कि आज ये बोल रहे हैं, कल मेरी बेटियां कोई मुकाम हासिल करेंगी तो मैं इनके आगे खड़ा रहूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी उस तरीके की नहीं है, लेकिन शिक्षा की जो जर्नी यहाँ तक पहुँची है, इसमें मेरे पिता का, मेरी माता का और मेरे पति का, मेरे इन-लॉज का बहुत बड़ा योगदान। तो सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं दें यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके परिवार को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपका इतना सहयोग किया कि आप आज यहाँ तक पहुँच पाई हैं। मैम, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से संभल के आगे निकल पाना और कार्य कर पाना, लेकिन आपने वो किया। शिक्षण के क्षेत्र में भी खुद को साबित किया, साहित्य के क्षेत्र में भी खुद को साबित किया है और वहीं आप समाज सेविका के तौर पे भी खुद को साबित कर रही हैं। ये तीनों, शिक्षण, साहित्य और समाज सेवा, कैसे कि आपको शिक्षण भी करना है, आपको समाज सेवा भी करनी है और आपको साहित्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है? मोहिता, यहाँ पर मैं कहूँगी, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रीनगर एक छोटा शहर है, लेकिन ये इतना वाइब्रेंट है कल्चरली और सोशली। इसके DNA में, इसकी तासीर में कुछ ये बात है कि जब कुलपति बनने की नियुक्ति की मेरी घोषणा हुई तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि श्रीनगर का कोई भी ऐसा इंसान, वो दुकानदार था, वो कोई समाज सेवी था, वो कोई छात्र नेता था, वो कोई छात्र था, किसी भी रूप में वो महिला थी,
कई लोगों ने जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, जिन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं उनको वैसे नहीं जानती थी कि ये उस नाम से जाने जाते हैं, जब तक मैं उनकी फ़ोटो ना देखूं कि वो श्रीनगर के हैं, मुझे नहीं पता था वो कौन हैं। और उसके बाद भी उन्होंने इतना हर्ष इस पे जताया। तो मुझे लगता है कि जब स्कूल के दिनों में हम स्कूल से घर आते थे और घर से स्कूल जाते थे, रास्ते में जितने लोग आपको मिलते थे, और यदि मैंने कोई अकम्पलिशमेंट किया, जैसे मैं डिबेट बोलती थी और मैंने कोई डिबेट प्रतियोगिता जीती, कोई भी काम किया, तो उस दुकानदार ने भी मुझे बधाई दी कि कल मैंने ये सुना, ये सही बात है क्या, या मैंने कहीं पे कुछ कहा, उन्होंने कहा बेटा कल तुमने बोला था, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि सारी जर्नी में उन सारे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। और लोगों को क्यों, मैं तो सोचती हूँ कि आते हुए पीपल की जो चौरी श्रीनगर की है, जिसमें बैठ के हम आगे की यात्रा करते थे, आधा थकते थे, फिर वहाँ पे बैठते थे, फिर आगे की यात्रा करते थे, उस प्रकृति का, उस पीपल के पेड़ का, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि कभी मुझे ये नहीं लगा कि कोई मुझे ड्रैग कर रहा है, कोई मुझे पीछे खींच रहा है। हमेशा ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और सारे लोग मेरे साथ। मैम, आपको सहयोग इसलिए मिला, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भी इसमें बात रही होगी कि आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि आप सबसे मिल के यहाँ पे रहिए, इसीलिए आज सब आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। दून विश्वविद्यालय में नई जिम्मेदारी आपने संभाली है। अगर हम बात करें दून विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, जिस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी, वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, कितना अंतर देखती हैं आप? ये एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए इसलिए है कि मैं इसी मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार जताना चाहती हूँ, अपनी सरकार का और राज्यपाल महोदया का। वो खुद एक महिला हैं और उन्होंने महिला का सिलेक्शन किया, कुछ सोचा होगा और कुछ जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी। तो इसमें मुझे लगता है कि दून विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ था 2005 में और 2009 से पूरा फंक्शनल हुआ, इसकी जो मूल उद्देश्य थे वो ये था कि इसको कम्प्लीटली रेजिडेंशियल करके और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना है। और उसके लिए बहुत काम हुआ, जो सरकारें थी जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, एनडी तिवारी जी ने एक विजन के साथ इसको इस्टेब्लिश किया था। और इसका जो एक्ट था वो सारे विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग था, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के कोर्सेज थे, स्पेसिफिक सेंटर्स थे, उनको स्थापित किया गया। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत वो अपने उद्देश्य में साकार नहीं हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि फंक्शनल में आप देखेंगे तो अभी 11 साल हुए। तो 11 साल का समय एक संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन नींव पढ़ने के लिए कम भी नहीं होता है। तो वो बस आजकल मेरी कोशिश है, मैं हर फैकल्टी से इंडिविजुअली मिल रही हूँ, हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जो उद्देश्य थे उसमें हम आउट ऑफ ट्रैक हैं या हम बिल्कुल ट्रैक में हैं। तो अभी जितना कुछ मैं समझ पाई हूँ, बहुत संभावनाएं लेके दून विश्वविद्यालय खड़ा है। वो चुनौती है लेकिन वो अवसर भी है। बिल्कुल चुनौतियां हैं, यहाँ पे अवसर भी है। लेकिन आपने जैसे बात की, आप डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे बात कर रही हैं, लेकिन फैकल्टीज़ की जो कमी है वहाँ पर, उससे पार निकलना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। बिल्कुल, अभी फैकल्टी के कुछ पद विज्ञापित हैं और हम बहुत जल्दी उनको भरने वाले हैं, क्योंकि फैकल्टी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फैकल्टी होगी तो उतने इलेक्टिव कोर्सेज, उतने स्पेशलाइजेशन, सबका फ़ायदा बच्चे को मिलना चाहिए। ये मेरी कोशिश रहेगी और इसमें बहुत जल्दी हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी सरकार से और निवेदन करेंगे और पदों के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर जो लैक है वहाँ पे प्रोफेसर्स के पद वहाँ पर भरे नहीं गए हैं और केवल हमारे पास 2 प्रोफेसर्स हैं। तो जो हायर लेवल पे एक विश्वविद्यालय को प्रोफेसर्स चाहिए होते हैं, वो अभी वहाँ पर नहीं है। कुछ पद हमारे रिक्त हैं और बहुत जल्दी हम उन्हें भरेंगे। बिल्कुल, ये आपकी कोशिश रहेगी अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम दून यूनिवर्सिटी को कहते हैं, उसको अगर स्थापित करना है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? मोहिता, मैं बहुत हर्ष के साथ ये कह रही हूँ कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग से कुछ नहीं करना, पूरा दून विश्वविद्यालय एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर बढ़ेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर आप पूरे राज्य में देखें तो दून विश्वविद्यालय एक अकेला विश्वविद्यालय है जिसमें ऑनर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, और वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अभी ऑनर्स के कोर्सेज नहीं है। अगर मास कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो वहाँ भी आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज की कमी है और ऑनर्स कोर्सेज की कमी है। यहाँ पर हमारे पास सारे ऑनर्स कोर्सेज हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी
तो मुझे लगता है कि दून विश्वविद्यालय एक अकेला विश्वविद्यालय है जिसको बहुत ज़्यादा अपना करिकुलम चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड कोर्स में पहले से हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हम कई लैंग्वेजेस में दे रहे हैं, तो वो उसका एक एसेट है कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर बढ़ेगा और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे पूरे प्रयास होंगे। बहुत अच्छे कोर्सेज वहाँ पर हैं और पूरी उसमें जितनी इनटेक है छात्रों का, जितनी सीट्स हैं उतना बच्चे आ जाते हैं और एडमिशन की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती। बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पे शिक्षा नीति की आपने यहाँ पे बात की है, लेकिन इससे पहले मैं अपना एक प्रश्न यहाँ पे करना चाहूँगी। बहुत होनहार छात्र हैं उत्तराखंड में भी, लेकिन उन्हें क्योंकि यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाते, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाते, वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वो कोर्सेज यहाँ होते तो उन्हें थोड़ा फ़ायदा होता है, हाँ यहीं घर में रह के वो पढ़ाई कर सकते थे। इन विषयों की तरफ आपका क्या रुझान रहेगा? देखिए, ह्यूमैनिटीज़ का वी हैव बीन नेग्लेक्टिंग ह्यूमैनिटीज़ इन ऑल ओवर इंडिया। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मेरा रहेगा कि ह्यूमैनिटीज़ को हमने नेग्लेक्ट किया, साइंस को हमने प्रमोट किया और एक हमारे दिमाग में आ गया, आपने देखा पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को इंटर तक साइंस जरूर पढ़ानी है और उनकी कोशिश रहती है कि वो साइंस उसको, उसका टेम्परामेंट है या नहीं, लेकिन वो साइंस लेके आगे बढ़ेगा तो उसको जॉब के एक माइंडसेट रहता है कि हाँ अगर बच्चा साइंस लेगा तो अपॉर्चुनिटीज उसके पास बहुत ज़्यादा होंगी शायद, क्योंकि हमें और कुछ पता ही नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज़ का प्रॉब्लम ये आई कि जब हमने उसे नेग्लेक्ट करना शुरू हुआ तो उसके नेग्लेक्ट करने से कुछ और चीज़ें नेग्लेक्ट होती गई। जैसे आज हम बड़े परेशान हैं कि एथिक्स की प्रॉब्लम आ गई एजुकेशन में, मोरालिटी की प्रॉब्लम आ गई, उसका जो मॉरल एसेंस था, एथिकल एसेंस था, वो कम हो गया। तो हम रिसर्च में रिसर्च एथिक्स पढ़ाने लग गए, मैनेजमेंट में हम कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने लग गए। हमें लगता है सोशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री खोलता है, कोई कॉलेज, कोई प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो उसकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। जैसे हमने शुरू में कहा कि एक छायादार वृक्ष का भी आपकी लाइफ में योगदान होता है, वो सब हम उसे छोड़ते चले गए। उसका कारण है कि हम सेपरेट देखने लगे, कंपार्टमेंट्स में देखने लगे, साइंस को अलग और ह्यूमैनिटीज़ को अलग। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से आई है, वो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें इम्बेडेड है ह्यूमैनिटीज़ साइंस के साथ। आप उसको अलग करके नहीं देखेंगे कि ये ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, ये साइंस का बच्चा है। उसके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम है। अगर वो साइंस में फ़िलॉसफी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो अरेंजमेंट है। अगर वो प्योर साइंसेज में हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो प्रावधान उसमें किया गया है। क्योंकि ह्यूमन, और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि यहाँ के बच्चों को ये क्यों नहीं लगता कि उनकी पहली चॉइस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एंड इफ़ दे गेट लेस देन 90% तो वो चंडीगढ़ की ओर भागते हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ वाले। उसमें मुझे भी ये लगता है कि दून यूनिवर्सिटी की या तो डिसेमिनेशन की प्रॉब्लम है या उसको वैसे प्रचारित नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश का ऑनर्स कोर्स है, बीकॉम का ऑनर्स कोर्स है जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे आते हैं, साइकोलॉजी हमारे पास है, अभी वहाँ पे सोशल वर्क का डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, मास कम्युनिकेशन शुरू किया गया है, और लैंग्वेजेस के जो डिपार्टमेंट हैं, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि उनके जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उसमें बीए करके बच्चे चले जा रहे हैं। अगर वो पूरे मिला के 80 बच्चे हैं तो आज ही मैंने उनके साथ एक मीटिंग की थी, 67 बच्चे चले गए। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या वो इसलिए गए कि हमारे पास फैकल्टी की उतनी संख्या नहीं है? उन्होंने कहा वो एक रीज़न सेकेंडरी है, प्राइमरी रीज़न है उनकी एम्बेसी में जॉब लग गई, उनकी अमेज़ॉन जैसी कंपनियों में जॉब लग गई, उनके ट्रांसलेटर में जॉब लग गई, उनकी कम्युनिकेटर में जॉब लग गई और वो छोड़ के चले गए। और जब उन्हें 80,000 90,000 का पर मंथ मिल रहा है तो आप उनको ये नहीं कह सकते आप एमए करने के लिए दून यूनिवर्सिटी में रुको। जो लोग एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं वही एमए के लिए रुक रहे हैं और बाकी बच्चे अपना अंडर ग्रेजुएट करके उनके लिए एग्जिट की व्यवस्था है तो वो चले जाते हैं और जॉब करते हैं। मैम ये तो हमें समझाना होगा ना कि अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं, अगर वो ही चीज़ वो एमए करते तो उनको और अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन एक हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि हमें जितनी जल्दी जॉब मिले, हम जितनी जल्दी अर्न करने लग जाएं। तो ये जो सोच है ये कैसे बदलेगी? हाँ, ये जनरेशन की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जो मुझे लगता है इसमें रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा। हमें करियर भी 2 मिनट में चाहिए, हमको जॉब भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी थी, थोड़ा रुक के काम करते थे और सोचते थे कि हम कैसे आगे और अपना करियर बढ़ा सकते हैं। बच्चे जल्दी में हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं
और दून यूनिवर्सिटी का ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि उसका जो स्टूडेंट का पूल आता है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, और वो देहरादून के ही नहीं है, इधर उधर से भी आते हैं, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं जिनको कि उन टीचिंग लर्निंग जो हमारा पैरामीटर है उसमें थोड़ा सा सहूलियत होती है। तो ये भी एक आपके सामने चुनौती है कि आपको उस माइंडसेट को भी यहाँ पे क्रिएट करना होगा कि आपको हायर स्टडीज़ करनी है, तो इसके लिए आप कुछ अलग से करने वाली हैं क्या यूनिवर्सिटी में? इसके लिए रिसर्च का एक माहौल, और मैं जो फिज़िकल साइंसेस में मेरी मीटिंग हुई थी, लैब्स यहाँ पर वेल इस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं और उनको और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है। उन लोगों ने प्रॉब्लम बताई है, उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और रात रात तक वो लैब खुले। तो इसके लिए मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ 10 बजे रात तक बैठ सकते हैं, तो मैंने उन्हें कहा है कि मैं प्रीमाइसेस में हूँ, मैं कभी भी 10 बजे आपकी लैब में आके आपके साथ चाय पी सकती हूँ। तो स्टूडेंट को ये जानकर अच्छा लगा कि जो कुलपति हैं वो केवल एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नाते नहीं, मैं उस कैंपस को ये चाहती हूँ कि वो वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रहे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यही बेसिक अंतर है कि आपको 5 बजे घर नहीं जाना होता है, आप वहाँ रुकें। टीचर से मैंने कहा आप ऑफ क्लास एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए, चाहे आप डिस्कशन करें जी, आप किसी भी इशू पे डिस्कशन कर सकते हैं, वो हम 5 बजे के बाद कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि क्लास में तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद जो आपने कहा है कि हाँ बिल्कुल सही है कि आप उसके बाद क्लासेस के बाद अगर आप डिस्कशन करते हैं उसमें कुछ अच्छी बातें निकल के सामने आ सकती है, उससे एक माहौल और एक ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिस तरह के माहौल को आप क्रिएट करना चाहती, क्योंकि कुलपति एक ऐसा पद है कि हर स्टूडेंट कुलपति से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि हाँ आप 10 बजे भी उनके साथ कॉफ़ी पीने चाय पीने पहुंच सकती है, तो इससे एक माहौल बहुत बेहतर होगा। ये मेरे स्वभाव में है, और मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी, क्योंकि बेसिकली सब कुछ स्टूडेंट है। अगर मैं कोई आज प्रपोजल बनाती हूँ, 2-3 प्रपोजल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं बनाती हूँ तो मैं उसमें लिखती हूँ कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे, कितने लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। तो अल्टीमेटली आप सब कुछ स्टूडेंट के पीछे, कुलपति भी स्टूडेंट के लिए, पूरा ऑफिस स्टूडेंट के लिए, पूरे टीचर्स स्टूडेंट के लिए। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा सिस्टम है, जैसे हम जनतंत्र में कहते हैं कि जन पहले है और तंत्र बाद में, सिस्टम पीछे चलना चाहिए, वैसे ही विश्वविद्यालय में स्टूडेंट पहले है और हम सब उसके पीछे चलने चाहिए कि उसको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। उसके लिए एक स्पेस जरूर होना चाहिए कि उसको ये ना लगे अब ये 21st सेंचुरी है, जो जेनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है। हम तो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए भी हमारे पास उतना स्पेस नहीं था जितना आज के बच्चे पे है। अगर आज का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इतना खुला है, उसको फ्रेंडली ले रहा है, तो वाई नॉट ही इज टेकिंग सम काइंड ऑफ लिबर्टी विद द वाइस चांसलर, ही और शी कैन टेक लाइक दैट। मतलब वो आएँ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे मिलें, टीचर से मिलें, और हमारे पास स्ट्रेंथ उतनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम 1-to-1 मेंटोरशिप उनकी कर सकते हैं। ये मैंने सारी फैकल्टी को कहा है और वो सब तैयार हैं इस काम को करने के लिए कि आप मेंटोरशिप को केवल अमेरिकन पैटर्न पे नहीं करना, वो बस वो स्पेस हमेशा रखो कि एक बच्चा अगर परेशान है वो आपके पास आ सके और वो आपसे बात कर सके। तो उससे एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर बनने की उम्मीद है। अगर टीचर भी कैंपस में दिखेगा, वीसी भी कैंपस में दिखेगा और बच्चे भी दिखेंगे, तो वो बहुत जल्दी एक लाइवली कैंपस बन जाएगा। मैम, अगर आपने स्टडी की हो दून यूनिवर्सिटी के विषय में, तो बीच में कुछ क्लासेस रही हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में कुछ क्लासेस रही, जिससे माहौल थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? ये मैंने अभी 26 जनवरी में जो एड्रेस था मेरा, उसमें भी मैंने कहा कि अगर आप छोटी चीज़ों में पढ़ेंगे, देखिए जो टीचर का राइट है उसका कोई पे स्केल होता है, उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता है, टेन्योर प्रमोशंस की पोस्ट हमारे एकेडमिक्स में होती हैं, तो वो उसको मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए। उसके लिए अगर वो परेशान है और कहीं कोर्ट में जा रहा है, कुछ केसेस चल रहे हैं, एक टीचर दूसरे के खिलाफ जा रहा है, तो उससे पूरे इंस्टीट्यूशन की इमेज पे असर पड़ता है। तो ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, जो अब डिपार्टमेंट से अलग होके हर टीचर से मुझे इंटरेक्ट करना है, तो वो इंटरेक्शन का बेसिक यही है कि अगर हम आपस में क्लैश हो रहा था या स्टूडेंट के साथ हो रहा था तो उसका रीज़न क्या था। हमको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, स्टूडेंट को अपनी पोजीशन क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, जब आप छोटी चीज़ें ख़त्म करेंगे तो बड़ी चीज़ों के पीछे जाएंगे, तो छोटी तो अपने आप पीछे आएंगी। आप अच्छी रिसर्च करेंगे तो वीसी खुद आके पूछेंगे कि आपका कोई प्रमोशन तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। अगर वो ये देखेगा कि आप कैंपस के लिए, आप दून यूनिवर्सिटी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है और एक यूनिवर्सिटी आपको आपका नेक्स्ट प्रमोशन नहीं दे पा रही है, तो मेरे ख्याल में वो स्थिति नहीं
मेरी कोशिश रहेगी वो स्थिति ना आए। तो बेहतर कार्य संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, बेहतर कार्य संस्कृति वहाँ कैसे डेवलप होगी? वो लैब से डेवलप होगी, वो रिसर्च से होगी, और जो टीचिंग लर्निंग हमारा इन्वायरमेंट है उसको बहुत स्ट्रेंथन करना है। क्लासरूम जो टीचिंग है, बहुत अच्छी फैकल्टी है दून यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी फैकल्टी है। वो फैकल्टी जिस दिन हमारा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगा, जिस दिन हम वहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे 5 बजे तक 6 बजे, अभी साइंस की फैकल्टी तो रात तक लैब खुली रहती है जो मैंने नोटिस किया, लेकिन हम सब अगर वहाँ पर कि ये कैंपस है, इसका ये टारगेट है और इस कैंपस को बनाना है। मैंने अपने एड्रेस में कहा कि हिस्ट्री लिखी जाती है हर इंस्टीट्यूशन की, अच्छे लोगों की हिस्ट्री लिखी जाती है और उन लोगों की भी हिस्ट्री लिखी जाती है जो डैमेज करते हैं इंस्टीट्यूशन को, और हिस्ट्री किसी को माफ़ नहीं करती। आने वाले बच्चे ये कहें कि ये 2-3 लोग थे, अगर ये नहीं होते तो दून यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा करती, या ये लोग थे कि आज दून यूनिवर्सिटी इतना अच्छा ग्रो शिखर पे है। तो इतिहास हमें याद करे, अच्छे रूप में याद करे। ये हर फैकल्टी की, हर कर्मचारी की, हर ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि हम कैंपस के लिए काम करें। तो किन संकल्पों के साथ आप यहाँ पर जब पदभार आपने ग्रहण किया, आपको क्या है, कौन सा संकल्प आपने अपने मन में लिया है? मेरी गवर्नर मैडम से बात हुई तो उन्होंने अपनी मुलाकात में ये कहा कि वहाँ पे उन कोर्सेज पे ध्यान दीजिए जो बच्चों को रोज़गार दें, और एक उनका ये भी मानना है कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो तासीर है ये इतिहास में भी स्त्री राज्य रहा है और स्त्रियों की इतनी एक्टिव हैं सारे पूरे प्रदेश में, बड़े बड़े आंदोलनों की वो जन्मदाता रही हैं। तो उन्हें लगता है मैडम को कि जैसे होम साइंस क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या रोजगार के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो एक तो लैंग्वेज की जो फैकल्टी है इसमें अपार संभावना है, उसमें मेरा कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जैपनीज़ ये कोर्सेज हैं और इंग्लिश तो है, तो हमारे पास हिंदी, संस्कृत और इंडिक स्टडीज़, तब जाके लैंग्वेज फैकल्टी पूरी होगी। और इंडिक स्टडीज़ में हम प्राकृत, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है, प्राकृत, पाली, पारसी, इन चीज़ों को अगर हम समाहित करें तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कंप्लीट हो जाता है अपना। और अगर पाली में, प्राकृत में सरकार टीचिंग करना चाह रही है तो टीचर्स कहाँ से लाएगी? 2-3 यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। तो दून यूनिवर्सिटी अगर लैंग्वेज में इतना अच्छा कर रही है, अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में इतना अच्छा कर रही है, तो हमको इन लैंग्वेजेस को भी उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि इससे आपको जॉब मिलेगा, ये जो लैंग्वेज है ये आपको सीधे जॉब देंगी। एक आपका मैनेजमेंट सेंटर है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा है दून यूनिवर्सिटी में। दून यूनिवर्सिटी के, आप तो खुद दून यूनिवर्सिटी की एलुमनस रही हैं, दून यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझसे 2-3 NGO के लोग मिलने आए और उन्होंने कहा हमारी ये टीम है, और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने कहा ये आप ही की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो आज इतने, उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और वो उत्तराखंड में डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं, बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक है। और एक सपना जो पहले लोगों ने देखा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, नित्यानंद जी का जो अध्ययन केंद्र यहाँ पर है, उसमें हिमालयन ज्योग्राफी और हिमालयन जियोलॉजी पे हमको उसे इस्टेब्लिश करना है। उसकी बिल्डिंग बन रही है और उसे पूरा करके उसको एक कि हिमालय पे अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात आए तो दून यूनिवर्सिटी लीड करे। ऐसा कोई बाहर से आए वो कहे उत्तराखंड क्या है, तो वो जो रिसर्चर है उसे बुकलेट से तो काम नहीं चलेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसको डेटा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो दून यूनिवर्सिटी से वो शुरू करे और तब वो अप हिल्स में जाए, उसकी यात्रा सुखद हो और वो यहाँ से ये महसूस करे कि हमको पूरा डिज़ास्टर के बारे में भी पता है, हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पता है, उत्तराखंड और हिमालय के हमको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है, एक्वेटिक लाइफ के बारे में पता है। ऐसा कुछ जैसा सपना नित्यानंद जी ने किया था, उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया उन्होंने, हिमालय के लिए बहुत काम किया। तो वो अध्ययन केंद्र भी एक अपॉर्चुनिटी भी है, चुनौती भी है कि हम उसको एकेडमिक्स में बहुत रूटेड करें, मतलब केवल खोलने के लिए ना खोलें, लेकिन उसका नाम हो कि ये जो स्टडी सेंटर है इसने हिमालय के इकोलॉजी पे और भूगर्भीय हलचलों पे बहुत अच्छी स्टडी की। जो उत्तराखंड के जल, जंगल और ज़मीन है, इसको लेकर भी आप लोग सोच रहे हैं कि आप कार्य करेंगे, इसमें किस तरह के कार्य की उम्मीद की जा सकती है आपके द्वारा? जो मैंने आपको कहा कि कैप्सूलिंग में आपको देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है,
ऑटोनॉमस का मतलब यह है कि आप करिकुलम अपना बना सकते हैं जी। आप अपना सिलेबस आपको बिल्कुल अपडेटेड रखना है। जो मेरी प्रायोरिटी में है कि हम सिलेबस को चेंज करते रहें और जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कोर्सेज बिल्कुल एट पार हों उनके, और सिलेबस हम बार बार देखते रहें अपनी कमेटी से कि हमने बदला या नहीं बदला। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट साइंस है और आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इनमें आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है। आप पुराना सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। साइंस में आपको अपडेटेड, सब सब्जेक्ट में आपको अपडेटेड रहना है। तो जब हम बारीकी से ये सब काम करेंगे तो हिमालय का जो डॉक्यूमेंटेशन है, हिमालय का जल जंगल जमीन, महिलाओं के बारे में अध्ययन, सरकार जो काम कर रही है और विश्वविद्यालय जो काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय एक तरीके से सरकार को सलाह देने के लिए, सहयोग करने के लिए काम करने चाहिए। क्योंकि सरकार अलग से उनको किसी प्राइवेट एजेंसी से काम कराए, कहीं से काम कराए, तो सपना तो बहुत बड़ा है कि ये कोविड जैसी महामारी है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये मॉडर्न जनरेशन को चुनौती झेलनी पड़ रही है। कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो आप देखते होंगे अमेरिका और यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय के पास सरकारें जाती हैं कि क्या प्राइमरी इस पे क्या काम किया जाए। तो ऐसा सपना है कि कभी क्या हम इसके लिए सेल्फ सस्टेन हो सकेंगे, क्या हमारी लैब्स कोई ऐसा काम कर पाएंगी, क्या हम अपने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को और सरकार को ये इनपुट दे पाएंगे कि ये पॉलिसी हिमालय के लिए सस्टेनेबल रहेगी, आप इस पॉलिसी पे ही काम करिए। जब कोई बजट आ रहा है, आप हिमालय में कुछ, जैसे सरकार का स्वरोजगार पे बहुत ध्यान है, महिला स्वरोजगार, जिसमें अगर आप किसी विपक्ष के नेता से भी बात करें तो उसे भी लगता है कि सरकारें स्वरोजगार, ये सरकार स्वरोजगार पे काम कर रही है। अब स्वरोजगार पे जो काम कर रही है, जितना सरकार कर रही है वो कर रही है, हम सरकार को क्या सहयोग दे पा रहे हैं, बिल्कुल क्या इनपुट दे पा रहे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सिर्फ सरकारें ही कार्य करें, योजनाएं वो लेके, अगर हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। मैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर से अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगी, जो आपका इतने सालों का अनुभव रहा है उसके आधार पर और जो आपको वर्तमान में पदभार मिला है, आप उच्च शिक्षा को किस स्तर में देखती हैं और उसमें सुधार के क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि उत्तराखंड में प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली दून में, और लोगों का ये परसेप्शन बन गया कि हायर एजुकेशन उत्तराखंड में ठीक नहीं है। तो एक तो इस परसेप्शन को बदलना, और परसेप्शन को बदलने के लिए विश्वविद्यालयों को आगे आना पड़ेगा, कॉलेजेस को आगे आना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट आप देखेंगे तो टीचर्स की सैलरी के लाले पड़े होते हैं और स्टेट्स में, और उनको बिल्कुल प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ फैकल्टी पोजीशंस पूरे उत्तराखंड में, पूरे कॉलेजेस में पूरी है, और विश्वविद्यालयों में पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की जो जिम्मेदारी है वो कुलपतियों की है, वो उस ओर काम करें। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आजकल सिलेक्शन कमेटी चल रही हैं। उत्तराखंड में असीम संभावनाएं उच्च शिक्षा में, और मेरा सपना है कि उच्च शिक्षा में दून विश्वविद्यालय एक पायनियर की भूमिका अदा कर सकता है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लोग उसके एग्जाम्पल साइट करें, लोग बताएं कि जैसे लैंग्वेजेस में काम चल रहा है, एनवायरनमेंट साइंस में काम चल रहा है और फिजिकल साइंस में काम चल रहा है। फिजिकल साइंस में मोहिता, मैं ये कहना चाहूँगी समय की पाबंदी के बावजूद भी, कि हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में बीएससी और एमएससी के बच्चों ने वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन किए हैं विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी, और वो किसी के डिसेमिनेशन नहीं हुई न्यूज। उन्होंने दुबई में जाके बेस्ट पेपर अवार्ड जीता, उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में जाके बेस्ट पेपर अवार्ड जीता, और उसमें उन्होंने रिसर्च में बीएससी के बच्चों को इन्वॉल्व किया, एमएससी के बच्चों को इन्वॉल्व किया, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च स्कॉलर्स। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो पोटेंशियल बहुत है। उत्तराखंड के बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, लर्निंग उनकी बहुत फास्ट है, और स्टूडेंट बहुत शार्प हैं। तो इन सब जो ऑप्टिमिस्टिक सा एक माहौल है, और फैकल्टी के ऊपर जो मुझे भरोसा है, मुझे पूरी कोशिश रहेगी कि दून विश्वविद्यालय का आप कहीं ना कहीं मानचित्र में कोई नाम देखेंगे आने वाले समय। जी मैम, हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि जो आपने सपना दून यूनिवर्सिटी का देखा है वो जरूर साकार होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ ही प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका साफ यही कहना है कि उनकी उम्मीद यही रहेगी, उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो दून विश्वविद्यालय को एक मानचित्र में स्थान दें। नमस्कार।